जय हिंद दोस्तों, मैं विकास जायसवाल स्वागत करता हूं आपका साइंस की इंपॉर्टेंट क्लास में। जी हाँ दोस्तों, इस साइंस की इंपॉर्टेंट क्लास में हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली देखते हैं जो कहीं ना कहीं पटवारी, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, पीएससी में मतलब इनमें से बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट, मतलब जो साइंस से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं ना, वो इससे बाहर नहीं जा सकते। मतलब जो साइंस के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं कहीं ना कहीं कोई से भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो वही मैं 20 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो फैक्ट जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आ सकते हैं या पूछे गए। आइए जानते हैं, आज हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी का है कि मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। मतलब जो हमारा शरीर है ना, उसमें मांसपेशी कितनी होती है। तो जो मानव शरीर होता है ना, उसमें मांसपेशियों की संख्या होती है 639। कितनी होती है? 639। मतलब एक ह्यूमन शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। उसके बाद है शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है। मतलब जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में सबसे कठोर तत्व क्या है। तो हमारी जो बॉडी होती है ना, उसमें जो सबसे कठोर तत्व है ना दोस्तों, वह दांतों का एनामल। ये कहाँ? दांतों में पाया जाता है। ये क्या आ जाता है? दांतों में। जो दांतों का एनामिल रहता है ना, ये सबसे मजबूत पदार्थ होता है। जो हमारे दांत रहते हैं ना, ये सबसे मजबूत पदार्थ रहते हैं। उसमें भी कौन सा? एनामिल। ये दांतों में पाया जाता है एनामिल। ये दांतों में एनामिल होता है ना, ये सबसे मजबूत पदार्थ रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है, शरीर में रक्त परिसंचरण में कितना समय लगता है। मतलब जो हमारी बॉडी होती है, उसमें ब्लड को घूमने में कितना टाइम लगता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। ये बहुत बार पूछा गया है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। लेकिन एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि शरीर में रक्त परिसंचरण में कितना समय लगता है। मतलब पूरी बॉडी में ब्लड को घूमने में कितना टाइम लगता है। तो वो लगता है 23 सेकंड, 23 सेकंड। जो 23 सेकंड का टाइम होता है ना, 23 सेकंड का टाइम लेता है मात्र ब्लड अपने पूरे शरीर में घूमने में। उसके बाद कोशिका का ऊर्जा पावर हाउस किसे कहते हैं। मतलब जो हमारी बॉडी है, उसका पावर हाउस किसे कहते हैं। जो हमारी बॉडी होता है ना, कोशिका को एनर्जी चाहिए होती है। कोशिका एनर्जी किससे लेता है? तो कोशिका एनर्जी लेता है माइट्रोकांड्रिया से। किससे लेता है? माइट्रोकांड्रिया। इसलिए माइट्रोकांड्रिया का कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस कहा जाता है। उसके बाद टमाटर के लाल रंग होने का कारण क्या है। मतलब जो हमारे टमाटर होते हैं ना, ये लाल किस कारण होते हैं। मतलब बहुत आपने देखा, बहुत सारे टमाटर हरे रह जाते हैं, बहुत थोड़े थोड़े पीले रहते हैं, लेकिन अधिकतर टमाटर होते हैं लाल रंग के होते हैं। अब लाल रंग का होने का कारण क्या है? तो उसमें लाइकोपिन नामक तत्व पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण जो हमारे टमाटर रहते हैं ना, ये लाल होते हैं। कौन से? लाल होते हैं। उसके बाद त्वचा के रंग को कौन निर्धारित करता है। मतलब जो हमारी बॉडी है ना, उसके त्वचा को रंग को कौन निर्धारित करेगा। मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी का रंग निर्धारित करता है। वो होता है मेलेनिन पिगमेंट। जो मेलेनिन पिगमेंट होता है ना, ये हमारी बॉडी का कलर डिसाइड करता है। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, बॉडी के कलर तो दोस्तों 3-4 प्रकार से होता है। एक तो मेलेनिन पिगमेंट करता है, एक अनुवांशिकी होता है, एक एनवायरमेंट, मतलब ठंडे प्रदेशों के लोग गोरे होते हैं, जहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां के लोग काले हो जाते हैं। कुछ अनुवांशिकी होता है और कुछ निर्धारित करता है मेलेनिन पिगमेंट। मतलब एक तत्व, एक कोई रीजन नहीं है इसका। उसके बाद है HIV का फुल फॉर्म क्या है। अब ये HIV का कारण क्या है? तो HIV के कारण होता है एड्स रोग। कौन सा रोग? एड्स। जो एड्स होता है ना हमारा एड्स, ये HIV के कारण होता है। किसके कारण होता है? HIV। तो HIV का फुल फॉर्म सबसे पहले जानेंगे, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये हमारा HIV वायरस होता है। HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब जो एड्स है, इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। और एड्स में जो जांच किया जाता है वो होता है एलिसा टेस्ट। कौन सा होता है? एलिसा टेस्ट। जो एलिसा टेस्ट होता है ना, ये एड्स की जांच की जाती है। इससे क्या की जाती है? एड्स की जांच की जाती है एलिसा टेस्ट के थ्रू। उसके बाद तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है। मतलब जो हमारे खिलाड़ी होते हैं ना, इनको एनर्जी चाहिए। जैसे मान लो कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं गेमिंग खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, कबड्डी खेल रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ, और मैं बहुत भाग रहा हूँ, तो मेरे अंदर एनर्जी खत्म हो गई। और जब मेरे अंदर एनर्जी खत्म हुई तो मुझे तत्काल ऊर्जा के लिए क्या चाहिए। मतलब मुझे रिसेंटली एनर्जी चाहिए, तो मुझे रिसेंटली एनर्जी के लिए लेना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, इससे व्यक्ति को रिसेंटली एनर्जी मतलब तुरंत एनर्जी मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैंने कार्बोहाइड्रेट लिया, थोड़ी से 5 से 10 सेकंड में मैं एनर्जेटिक हो जाऊंगा। ये आपने स्पोर्ट्समैन में देखा होगा। उसके बाद है अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो जेनेटिक्स है या अनुवांशिकी है, उसका पिता कहते हैं, किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंटल को। जी हाँ दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंटल, इनने सबसे पहले मटर के पौधे पर वो एनालिसिस किया था, वो हमें बताया था जो मटर के पौधे के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो ग्रेगर जॉन मेंडल है ना, इन्हें अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। अब दोस्तों अनुवांशिकी क्या होती है? अनुवांशिकी गुण, जो अनुवांशिकी गुण ये होते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना।
जैसे मेरे माता पिता के द्वारा बहुत सारे गुण मुझ में आ गए तो ये होगा अनुवांशिकी या जेनेटिक्स। उसके बाद पक्के आम में कौन सा विटामिन रहता है? जी हाँ दोस्तों, जो पका हुआ आम रहता है एकदम पीला मैंगो, उसमें कौन सा होता है? तो उसमें विटामिन ए होता है। कौन सा विटामिन? मतलब जो पका आम होता है ना उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में रहता है। मतलब पूछा जाए कि पके आम में कौन सा विटामिन रहता है तो विटामिन ए। आइए देखते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। दोस्तों आइए देखते हैं हमारा 11वां प्रश्न जो रहने वाला है केमिस्ट्री से। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री और फिजिक्स से दोनों रहेंगे। सोडियम को संचित करके किस में रखा जाता है? मतलब जो सोडियम होता है उसको संचित करके किस में रखते हैं? तो जो सोडियम होता है ना उसको संचित करके रखते हैं मिट्टी के तेल में। अब ये मिट्टी के तेल में संचित करके क्यों रखते हैं? तो सोडियम अत्यंत क्रियाशील धातु होती है। क्या होती है? अत्यंत क्रियाशील धातु होती है, जो प्रकृति के जो भारी वायुमंडल है ना इससे क्रिया कर लेता है, और वो क्रिया ना करे इसलिए उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब दोस्तों मिट्टी का तेल क्या होता है? ये केरोसिन होता है। मिट्टी का तेल क्या होता है? केरोसिन। उसके बाद सबसे कठोरतम धातु। जी हाँ दोस्तों, हम ये पढ़ चुके हैं कि सबसे कठोरतम पदार्थ तो कौन सा होता है, वो ये तत्व कौन सा होता है जो सबसे कठोरतम? वो तो हीरा होता है। क्या होता है? हीरा। लेकिन अब ये पूछा गया कि सबसे कठोरतम धातु कौन सी? जी हाँ दोस्तों, मतलब ऐसी कौन सी धातु है जो सबसे कठोर है? तो वो है प्लेटिनियम। जो प्लेटिनियम धातु है ना ये प्रकृति में सबसे मतलब कठोर धातु है। जी हाँ दोस्तों, सबसे कठोर धातु है कौन सी? प्लेटिनियम। उसके बाद है पेंसिल की नोक किसकी बनी होती है? जी हाँ दोस्तों, जो हम पेंसिल देखते हैं ना, जैसे हमने बहुत सारी कंपनियों की पेंसिल देखी है, तो पेंसिल में जो नोक होती थी जिसे हम तोड़ देते थे चोंच कर करके, तो ग्रेफाइट की बनी होती है। जी हाँ दोस्तों, जो ग्रेफाइट होता है ना इसकी बनी होती है। ग्रेफाइट भी किसका प्रूफ है? ये कार्बन का ही प्रूफ है। जी हाँ दोस्तों, किसका प्रूफ है? ग्रेफाइट, कार्बन का। और जो पेंसिल की नोक भी ग्रेफाइट की बनी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट है सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? मतलब जो हमारा सन है ना, हम देखते हैं कि जो हमारा सूर्य भगवान है उनमें इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? मतलब सूर्य में इतनी सारी ऊर्जा कहाँ से आती है जो हमें इतने वर्षों से प्रकाशित कर रहा है और आगे भी करता रहेगा? तो उसमें है नाभिकीय संलयन। जी हाँ दोस्तों, नाभिकीय संलयन क्रिया होती है सूर्य में। कौन सी क्रिया? नाभिकीय संलयन, जिसमें दो गैस आपस में बनके ना सूर्य में एनर्जी बनाती है। नाभिकीय संलयन होती है जिसके कारण जो हमारा सूर्य भगवान है उनमें इतनी सारी ऊर्जा है। उसके बाद है ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी? मतलब जो ओजोन परत है ना, जो हमारी जीवन रक्षक गैस होती है, इसका क्या होने लग गया? क्षरण होने लग गया। मतलब इसमें अंटार्कटिका में क्या हो गया? छिद्र हो गया। तो कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो वह है CFC। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना ये इसके लिए उत्तरदायी होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये हमारी जो ओजोन छिद्र होता है, जो ओजोन गैस होती है ना इसमें छेद कर दिया इसने। और ये फ्रिजों में होती है CFC। रेफ्रिजरेटर होते हैं ना उसमें कौन सी गैस होती है? CFC। उसके बाद तत्वों का सर्वोत्तम वर्गीकरण किसने किया? मतलब जो हमारे तत्व है ना, जो प्रकृति में तत्व पाए जाते हैं 118 ज्ञात तत्व 118 है, तो उसका वर्गीकरण किसने किया था? सर्वप्रथम जो तत्वों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था ना वो न्यूलैंड ने किया था। जी हाँ दोस्तों, हमने पढ़ा है न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो जो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? न्यूलैंड साहब ने। किसने किया? न्यूलैंड साहब ने। उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी में किसने दी? मतलब जो आवर्त सारणी थी वो तो मेंडलीफ ने दी थी, लेकिन आवर्त सारणी पूछे तो मेंडलीफ ने दी। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी तो किसने दी थी? वो दी थी, सॉरी, जो आवर्त सारणी दी दोस्तों वो तो मेंडलीफ ने दी, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी दी ना वो मोसले ने दी। मतलब आवर्त सारणी किसने दी? मेंडलीफ ने। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? तो ये मेंडलीफ ने नहीं दी, ये दिया आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने। ये मोसले ना, मोसले ने दी कि आधुनिक आवर्त सारणी, लेकिन आवर्त सारणी किसने दी? मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी मेंडलीफ और आधुनिक आवर्त सारणी मोसले। उसके बाद अब तक कितने तत्व ज्ञात किया चुके हैं? मतलब जो प्रकृति में कितने तत्व ऐसे हमने ज्ञात कर चुके हैं? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना उसके अनुसार 118 तत्व को ज्ञात कर चुके हैं। कितने ज्ञात कर चुके? 118। उसके बाद है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना होता है? जहाँ दोस्तों जो धातु है ना तत्व टंगस्टन, वो 3000 डिग्री सेल्सियस पे मतलब कथनांक है, मतलब इस पे पिघलता है या इस आंच पे उबलता है। 3000 डिग्री सेल्सियस दोस्तों समथिंग हीरा 3500 डिग्री सेल्सियस लेता है। और उसके बाद जो हमारा वो होता है ना लो, वो 1539 डिग्री सेल्सियस लेता है। लेकिन जो टंगस्टन है वो 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान लेता है, तब वो गलनांक होता है उसका। उसके बाद है पदार्थ की नवीनतम अवस्था कौन सी? जी हाँ दोस्तों, यदि पदार्थ की नवीनतम अवस्था पूछ ले तो है बोस आइंस्टीन। क्या है? बोस आइंस्टीन। जो बोस आइंस्टीन है ना इनने इसकी 5वीं अवस्था बताई थी और यही पदार्थ की सबसे नवीनतम अवस्था है। लेकिन चौथी अवस्था पूछ ले तो होती है प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होती है ना पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, कल फिर 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कहीं ना कहीं सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।